नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर मैं हाजिर हूं आज की क्लास, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हैं दोस्तों, जो मॉडर्न हिस्ट्री से बन सकते हैं। इसमें 1857 रिवॉल्यूशन, कैसे गांधी जी ने के जितने भी आंदोलन थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है दोस्तों। तो बड़े ही आराम से और जो बातें समझाने लायक होंगी मैं समझाऊंगा दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? राज्य सचिव की बात कर रहा है दोस्तों कि भारत का इंडियन सेक्रेटरी कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस, लॉर्ड न्यूमोरो या फिर लॉर्ड एंगिल? बताएं दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय राज्य सचिव कौन था? तो आपको सबको पता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस। और यही बात पूछ दे कि लॉर्ड क्रॉस तो राज्य सचिव था, लेकिन ये पूछ दे कि वायसराय कौन था या फिर गवर्नर जनरल कौन था, उसमें गवर्नर जनरल बोला जाता था। तो दोस्तों कौन है दोस्तों? डफरिन। डफरिन कौन था उस समय का तत्कालिक, एक मिनट, तत्कालिक क्या था दोस्तों? डफरिन क्या था वहाँ का उस समय का? आपका गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल डफरिन था। इंडियन सेक्रेटरी लॉर्ड क्रॉस था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये आपकी 1885 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई में कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद सबसे ज़्यादा वहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो मुंबई से आए थे, चूँकि मुंबई से ही हुआ था। ये पहले पुणे में होने वाला था ये आपका आयोजन, लेकिन वहाँ पे प्लेग की वजह से ये शिफ्ट होकर मुंबई गोकुलदास संस्कृत विद्यालय पे हुआ था। उसके पहले आपके जो सचिव बने थे, अध्यक्ष बने थे कांग्रेस सभा के, वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये चार बातें याद रखनी है। कौन कौन सी दोस्तों? राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस, गवर्नर जनरल डफरिन। कहाँ हुई थी आयोजन? मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कितने लोग थे? 72 लोग थे। कब हुई थी? 1885 में। इतने बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र प्रदान किया? किस आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र प्रदान किया? सविनय अवज्ञा, असहयोग या नन? बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो किस 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र किसमें दिया गया था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्रीय अंतिम मांग पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की थी? बताएं दोस्तों। तो कब की थी दोस्तों? 1932 में। और 1932 में ही आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, जिस 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से? तो भीमराव अंबेडकर ने। और उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही गांधी जी वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि उन्होंने सांप्रदायिकता की बात की, जो कम्युनल को बांटने की बात कर रहे थे। फिर गांधी जी ने वहीं से वे चले आए थे। फिर जो गांधी जी से लोगों ने पूछा तो कहा कि हमारा समझौता तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन गांधी जी ने उन्हें जीतने भी नहीं दिया और वहीं से वो आके अनशन में बैठ जाते हैं। फिर बीच में आपका गांधी और अम्बेडकर पुनः समझौता होता है, सब आपको पता है, बस एक रिकॉल करा रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस प्रांत में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट दल के सहयोग से 1937 में अपनी सरकार का गठन किया? बताएं दोस्तों, किसने किया सरकार का गठन किया था? इनमें से किस प्रांत में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट दल के सहयोग से 1937 में अपनी सरकार का गठन किया था? पंजाब, बंगाल, सिंध? बताएं दोस्तों। तो किस मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट दल के सहयोग से 1937 में अपनी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो पंजाब में किया था। अगला है, 1905 में वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल की किस पत्रिका का संपादन किया? 1906 में वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल में किस पत्रिका का संपादन किया था? युगांतर, वंदे मातरम, कॉमनवेल्थ?
तो दोस्तों किसका किया था? युगांतर। वरिष्ठ सुशोभित कुमार घोष, उपेंद्रनाथ बंगाल ने किस पत्रिका का संपादन किया था? युगांतर। और कॉमनवेल्थ किसका था दोस्तों? एनी बेसेंट का, आयरिश लेडी एनी बेसेंट का ये पत्रिका था ये। नेक्स्ट हमारा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बताएं दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929, 30, 20 बताएं। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 में हुआ था, रावी नदी के तट पर। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन से कौन प्रसिद्ध है? मैडम भीकाजी कामा। स्वतंत्रता की पहली लेडी कह लिया जाए तो मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने ही पहली बार तिरंगे को, कोई भी पूछ दे तिरंगे को सबसे पहली बार किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा। एनी बेसेंट पता है आपको, ये आयरिश लेडी थी। कॉमनवेल्थ इनकी पत्रिका का नाम था। दूसरी बात, ये और गंगाधर मिलकर ही जो लखनऊ समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस से जो समझौता हुआ था लखनऊ वाला, उसमें इनकी अहम भूमिका थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। सरोजिनी नायडू को पता ही आपको कौन है ये? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इनकी उपाधि मिली हुई है। नेक्स्ट हमारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस घटना के विरोध में चलाया गया? स्वदेशी और बहिष्कार मतलब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। किस के बाद चलाया गया था? बंग, गांधी जी की गिरफ्तारी, जलियांवाला बाग या भगत सिंह की फांसी। तो दोस्तों ये कब चलाया गया था? बंगाल विभाजन के बाद ही चलाया गया था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? सन 1905 में हुआ था। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों। गांधी जी गिरफ्तारी से भी बात समझ में आ रहा है। तो गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी दोस्तों? तो गांधी जी गिरफ्तार तो कई बार हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अंतिम जो सबसे सशक्त जो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन, जो ग्वालियर टैंक में 1942 को बुलाकर ग्वालियर टैंक मुंबई में उन्होंने जब नारा दिया था करो या मरो का नारा, उस समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया था और ये बता दिया था कि कांग्रेस जो सभा है ये क्या है? अवैध है और इलीगल है। और उस पर जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको उन्होंने नज़रबंद कर दिया। और 1857 के बाद जो आज़ादी की पहली ऐसी आंदोलन थी जिसमें बिना किसी नेता के वो लीड हो रही थी, क्योंकि जो इतने भी मेन नेता थे सबको क्या किया गया था? सबको नज़रबंद कर दिया गया था। जलियांवाला आपको पता है 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 भगत सिंह की फांसी है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे? अभी मैंने बताया किससे दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक पे कब दिया था? बताएं दोस्तों। करो या मरो, अभी मैंने बताया है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक पे कब दिया था? 8 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1930। तो कब था दोस्तों? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने मुंबई में कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। अगला है 26 जनवरी 1930 दोस्तों क्या था? तो 26 जनवरी 1930 को हमने पहला पूर्ण स्वराज्य मनाया था और तिरंगा फहराया था। अगला है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस वर्ष महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस वर्ष महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाया गया? मतलब शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का त्यौहार का शुभारंभ करने वाले कौन है? आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इन्होंने कब किया था दोस्तों? 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था और 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव का प्रचलन प्रारंभ किया महाराष्ट्र में। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, 1893 एक और डेट याद रखिएगा, 1893 को ही स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में। 1800 वो डेट कौन सी थी दोस्तों? 1893। अगला है रास बिहारी बोस ने किस वर्ष इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने किस वर्ष इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? बताएं दोस्तों, किस वर्ष इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी?
तो कब की थी दोस्तों? 1942 में। 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अगला है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था, बताएं दोस्तों। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था तो कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे। किसने किया था दोस्तों? विनोबा भावे ने किया था। और कहाँ से किया था दोस्तों? तो मुंबई के परवान आश्रम से इन्होंने शुरुआत की थी। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था कहाँ से दोस्तों? परवान आश्रम से। और किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। और साबरमती क्या दोस्तों? साबरमती आश्रम से क्या हुआ था दोस्तों? दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, बताएं दोस्तों कब? आपको पता है संविधान सभा के दो सदस्य थे, पहले एक अस्थाई और दूसरे अस्थाई। अस्थाई कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है दोस्तों। और 9 दिसंबर को कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन संपन्न हुआ था, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस कौन सा अधिवेशन संपन्न हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। और दूसरा था क्या दोस्तों? त्रिपुरा अधिवेशन उन्हीं से संपन्न हुआ था। और इसी के बाद त्रिपुरा त्रासदी हो गई थी, बिकॉज त्रिपुरा में ही उनके गांधी जी ने अपने एक कैंडिडेट को उठाया हुआ था, अल्लारी सीताराम राजू ने, सॉरी पट्टावी सीतारामैया को गांधी जी सपोर्ट किए हुए थे, वो भी उठे हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस भी उठे हुए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे उसमें, जिससे गांधी जी काफ़ी नाराज हुए थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस संविधान सभा से और ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना की थी। वही इसको त्रिपुरी त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, जो सन 1939 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन सूरत विभाजन हुआ था, बताएं दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? 1907 या 1906? बताएं दोस्तों, किसमें हुआ था दोस्तों? तेज काटे 1907 में हुआ था। ये 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। इसके कौन थे? रास बिहारी घोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला है, द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बताएं दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बंद्रे। WC बैनर्जी इसके क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा, वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? देखिए बीच में कहा गया, ये मेंशेंट में आ गया, तो दोस्तों सिलभद्र था, उसमें बता दे, सोचने की जरूरत नहीं, सिलभद्र था वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा कुलपति, क्योंकि उस वेनसांग आकर वहीं पे अध्ययन किया था। अगला है, चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था, क्योंकि गांधी जी के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित था और गांधी जी को उसने चंपारण आंदोलन के लिए आह्वान किया था। गांधी जी वहाँ गए हुए थे, बिकॉज चंपारण में हालत ये थी कि वो 3 कटिया पद्धति से काफ़ी किसान परेशान थे। वहाँ पे नील खेती, जो इसे इंडिगो बोला जाता है, तो नील खेती अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे अंग्रेज़ों से, और जिससे फसलें कई सालों तक खराब हो जाती थी कि, और नील खेती जिस खेत में हो जाती थी वहाँ पे अन्य कोई फसल नहीं उगती थी, जिससे किसान काफ़ी प्रभावित थे। वहीं पे उन्होंने आंदोलन किया था गांधी जी ने, और वहाँ पे उनको सफलता मिली थी। उसके बाद वो खेड़ा चले गए, खेड़ा से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे चले गए थे उन्होंने। इस तरह उन्होंने 3 लगातार सेशन किया था। सन 1916, 15 में गांधी जी वापस आते हैं, 16 में चंपारण आंदोलन, 17 में आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये करके तीनों एक उनको बड़ा इंपॉर्टेंट है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था दोस्तों। महाराष्ट्र में वरकरी पंथ की स्थापना किसने की थी, बताया दोस्तों, किसने की थी? तुकाराम ने। अगला है, द्वैध शासन निम्न में से किस अधिवेशन से लागू हुआ था, बताया दोस्तों। द्वैध शासन। अब ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रश्न अधूरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए प्रांत में द्वैध शासन,
और संघ में द्वैध शासन। प्रांतों में भी द्वैध शासन लगा हुआ है दोस्तों और संघ में भी द्वैध शासन लगा हुआ है। तो अगर प्रांत में पूछे दोस्तों, प्रांत में द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ था दोस्तों, किस कब हुआ था? तो 1919 के एक्ट में हुआ था। जो प्रांत द्वैध शासन पूछे तो 1919 एक्ट लिखिएगा। अगर ये पूछ दे कि संघ में द्वैध शासन की अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1935 हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? ये संघ में है, ये संघ में है आपका। और ये क्या है? द्वैध शासन प्रांतों में है। तो प्रांतों में पूछे दोस्तों तो 1919, जिसे बोलते हैं चेम्स मॉन्टेग्यू रिफॉर्म, तो क्या है 1919, और वो क्या है 1935। और 1909 क्या है दोस्तों? माल्टे मिल्टो सुधार जो था, ये 1919 है। इसका भी आएगा भी क्वेश्चन। तो 1919 प्रांत शासन, संघ शासन 1935। अगला है हमारा 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन था? बताएं दोस्तों, 1857 के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 समय प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? पार्मस्टन प्रधानमंत्री था। और सबसे पहले ये घटना क्यों कब हुई थी दोस्तों? ऐसे 1857 की घटना असफल इसलिए रही थी क्योंकि कोई सुनियोजित नीति नहीं थी, और ये जब घटना होने वाली थी उसके बहुत पहले ये घटना शुरू हो गई। बिकॉज बैरकपुर से शुरू हुई तत्कालिक घटना, बैरकपुर वो चर्बी वाले कारतूस सबको पता ही है, मंगल पांडे वाला। उसके बाद से वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ये घटना हुई, उसको सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, वो सीधे चले गए दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता बना दिए। वो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति उसका नेता बन गया। बाद में बहुत सारे अलग अलग जगहों से अलग अलग नेता, जिसमें आपके लखनऊ से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर आरा बिहार से कुंवर सिंह, नवाब अली अहमद शाह, ऐसे करके तमाम सारे नेता हुए। और बाद में सारे नेताओं को अलग अलग जगह अंग्रेजों ने दबाया था। ये जरूर इंपॉर्टेंट दोस्तों पढ़ लीजिएगा कि किस जगह से कौन कौन से नेताओं ने 1857 संग्राम में भाग लिया था। जैसे कानपुर से तात्या टोपे हो गए, नाना साहब हो गए, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? 1891 में। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार कहा था? किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? नेहरू जी ने कहा था। नेहरू जी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार कहा था। अगला है बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम कब फेंका गया था? उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार बहरी हो गई है, उसे जगाने के लिए उन्होंने असेंबली में क्या हुआ था? बम फेंका था। कौन कौन थे उसमें? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। उस तरह इनके साथ राजगुरु थे, सुखदेव थे, लेकिन बम जो फेंकने वाले जो एक्शन हुआ था उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। और इसे कब हुआ था दोस्तों? 8 अप्रैल 1929 को। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और बाद में जब इन्हें बेल ना मिले और ये छोड़ना ना पड़े, इसलिए उनको सैंडर्स मर्डर केस का भी चार्ज इन पर लगा दिया गया और इन्हें फांसी दे दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। किंतु किसको कब दिया गया था दोस्तों? 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दिया गया था। तो मतलब ये 8 अप्रैल 1931 को क्या हुआ था दोस्तों? बम फेंकने वाला एक्शन हुआ था। और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को। नेक्स्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थान होती, ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? बताएं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, ऐसी पहली सरकार स्थापित हुई थी। बताएं दोस्तों। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? बलिया में। किसके अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? मतलब कौन इसका नेता था? तो चित्तू पांडे इसके नेता थे। कौन थे दोस्तों? चित्तू पांडे इसके नेता थे। उसके बाद से कब हुई थी दोस्तों? कहाँ हुई थी? सतारा में भी हुई थी और तामलुक में भी हुई थी। वाई.बी. यादव कहाँ थे? सतारा के थे। वाई.बी. यादव करके सतारा के नेता थे। बलिया के चित्तू पांडे। लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और क्रिप्स किसके सदस्य थे? बताएं दोस्तों। लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर क्रिप्स किसके सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसी के तर्ज पर क्या बना था? संविधान की गठन हुआ था। और रोलेट आपको पता है दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919 में आया था। जिसे लोगों ने काला कानून,
बिना दलील बिना वकील का कानून, डेविल एक्ट इत्यादि इत्यादि नाम से जाना जाया था। नेक्स्ट हमारा 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बताएं दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कौन था दोस्तों? JB कृपलानी। सरदार पटेल जानते ही हैं, राजस्थान सबके एकीकरण में, खासतौर राजस्थान एकीकरण, जो भी जितने भी प्रांतों में बटे हुए थे हमारे भारत, उसको एकीकरण में सबसे सरदार इनका हाथ था। किसका? सरदार पटेल का। और इनके सहयोगी कौन थे? बीपी मेनन। बीपी मेनन के सहयोगी थे। अगला है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ या जेम्स बोल्ट? तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। किसने की थी? रेडक्लिफ ने की थी। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है, रेडक्लिफ रेखा बोला जाता है। और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेडक्लिफ बोला जाता है। और उसके बाद से मैकमोहन है, मैकमोहन नामक अध्यक्ष ने उसके सीमा का निर्धारण किया था। तो आपको कमेंट में बताना दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है वो किन किन दो देशों के बीच के सीमा को तय करती है, आपको कमेंट में बताना है। तो उसका क्या नाम है? रेडक्लिफ। कौन सी योजना भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी? बताएं दोस्तों, कौन सी योजना भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी? बताएं दोस्तों, कौन सी योजना भारत की स्वतंत्रता की आवाज बनी? माउंटबेटन योजना, वेबल योजना? एक मिनट दोस्तों, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? बताएं दोस्तों, माउंटबेटन योजना या वेबल योजना? तो कौन सी बनी थी दोस्तों? आपकी माउंटबेटन योजना। किसके तर्ज पे आई थी? ये लॉर्ड माउंटबेटन की तर्ज पे आई थी माउंटबेटन योजना। भारत छोड़ो आंदोलन होने के बाद गांधी जी को कैद कहाँ किया गया था? तो अभी बताया मैंने दोस्तों, कहाँ पे किया गया था? आगा खां पैलेस में, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? बताएं दोस्तों, क्रिप्स मिशन या साइमन कमीशन? हुआ ऐसा था ना कि जैसे इनको लग रहा था क्रिप्स मिशन जो आया है ये कुछ न कुछ हमारे मांगों को पूरा करेगा। इन्होंने देखा, तो चूंकि क्रिप्स मिशन ने कुछ नहीं किया, क्योंकि 1942 में इन्होंने देखा कि कुछ नहीं कर रहा है ये, फिर उन्होंने अपना ये जाके अपना भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। बिकॉज क्रिप्स मिशन उनकी मांगों पर खड़ा नहीं उतरा, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन के आने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कर दिया ग्वालियर टैंक सन 1942 में। वहीं पे गांधी जी ने कहा था कि अब नहीं तो कब नहीं, बिकॉज उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। और उसी समय गांधी जी ने बड़ी जोर शोर से नारा दिया था, कब? ग्वालियर टैंक में, करो या मरो। मतलब ये अंतिम लड़ाई है, या तो करो या फिर मरो। अगला है, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो अभी बताया मैंने, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल। अगला है, गलत मिलान को पहचानिए। मतलब एक तरफ जिले हैं, सॉरी राज्य हैं, और एक तरफ क्या है आपका? वहाँ के नेता हैं। 1857 के नेता किसने कहाँ से लीड की थी दोस्तों? तो देखिए, झांसी से कौन लीड कर रही थी? हमारी मणिकर्णिका मानी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे? अजीमुल्ला शाह। ये तो तीनों सही है, लेकिन दोस्तों फैजाबाद से कौन थे? कुंवर सिंह नहीं थे। कौन था दोस्तों? कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे। मतलब जगदीशपुर आरा बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो दोस्तों ये चारों आप लोग याद रखिएगा, कौन नेता कहाँ से लीड कर रहा था। अगला है, 1857 की विद्रोह से कौन संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों कुंवर सिंह हैं, हजरत महल भी हैं लखनऊ से, लेकिन उधम सिंह नहीं। उधम सिंह कौन है दोस्तों? जो जनरल ओडायर को मारने के लिए विदेश जाते हैं और वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेते हैं, वो हैं कौन? उधम सिंह। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन, जिस पर इनाम भी रखा गया था? दोस्तों बताएं।
तो कौन था दोस्तों? तो निम्न में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था जिस पर इनाम रखा गया था, कौन था? अहमदुल्ला शाह, जिस पर 50,000 का इनाम रखा गया था। इसलिए मैंने ये बताया नहीं दोस्तों यहाँ पे, बिकॉज ये जो फैजाबाद से कौन लीड कर रहे थे? अहमदुल्ला शाह कर रहे थे, और उन पर ही कितना इनाम था दोस्तों? 50,000 का इनाम था, जो अंग्रेज सरकार ने रखा था, और सबसे मतलब कट्टर नेता थे, और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था इन्होंने। अगला है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था दोस्तों, जो कानपुर से लीड कर रहे थे? तो तात्या टोपे थे, और तात्या टोपे और जो ना हो तो तात्या टोपे कौन था दोस्तों? अजीमुल्ला शाह भी इन्हीं के साथ सलाहकार थे। एक लीगल एडवाइजर कह लीजिए, सेनापति कह लीजिए। तो नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला शाह। अगर ये क्वेश्चन में ये आ जाए कि कानपुर से 1857 के संग्राम में कौन भाग ले रहे थे, चाहे कौन अग्रसर थे, अगर तात्या टोपे है तो ठीक, नाना साहब है तभी ठीक, अगर ये दोनों नहीं आए और अजीमुल्ला शाह भी आ जाए तब भी ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, इलाहाबाद में कौन 1857 के संग्राम का नेता था? तो दोस्तों कौन था? लियाकत अली थे, और कर्नल नील ने उनका दमन किया था, मतलब कर्नल नील वहाँ के रिवॉल्यूशन को रोका था उन्होंने। अगला है, 1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, मतलब 1857 में जितने भी सिपाही गए हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य की भागीदारी थी, मतलब किस जगह के सबसे ज़्यादा सिपाही थे? तो कहाँ से थे? तो अवध से या बिहार से? तो दोस्तों कहाँ के थे? बेगम ऑफ अवध, मैंने अवध से। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था दोस्तों? खान बहादुर। बाद में कुंवर सिंह को आजमगढ़ भेज दिया गया था, क्योंकि आजमगढ़ में कोई नेता उतना पावरफुल नहीं था, तो इन्होंने बिहार के शासक आजमगढ़ का भी कमांड संभाला हुआ था। और ये भी आज ऑप्शन में दोस्तों, चूंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछ सकता है कि आजमगढ़ के नेता कौन थे 1857 संग्राम के समय, तो आप कुंवर सिंह लगा देंगे वो ऑप्शन में होगा। तो अगला है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध किसके साथ हुई थी दोस्तों? तो कर्नल ह्यूज के साथ हुई थी, और यूरोज के साथ हुई थी। यूरोज ने ही कहा था कि इस सोई हुई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को देखकर कहा था कि यहाँ पे जितने भी मर्द हैं उनमें एकमात्र औरत यही है जो इतनी बहादुरी से लड़ी हुई है। ये किसका कथन है दोस्तों? कर्नल यूरोज का कथन है। और इनका समाधि कहाँ स्थित दोस्तों? ग्वालियर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, मतलब बनारस में। जन्म पूछे तो काशी, और समाधि पूछे तो ग्वालियर। अगला है, 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे अधिकृत किया था? तो किसे किया था दोस्तों? दिल्ली को किया था, बिकॉज दिल्ली उनकी मजबूरी थी, बिकॉज सारे जितने भी आर्मी सेना के लोग थे जाके आपके बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया था, इसलिए उन्हें दिल्ली पर आधिपत्य करना सबसे पहले जरूरी था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने दिल्ली पर आधिपत्य किया, और उनके बहादुर शाह जफर के सभी बच्चों को उन्होंने मार दिया, और बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को उन्होंने कहाँ भेज दिया था दोस्तों? बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था, मतलब एक तरह से समझ लीजिए उनको हटा दिया था। सोचिए, मुगल कालिया का परचम लहराने वाले अकबर, जो औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर को लास्ट वंशज, जो अंतिम सम्राट कह लीजिए, बहादुर शाह जफर को के बच्चों को उनके आँख के सामने मार दिया गया, और 80 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी के साथ उनको रंगून भेज दिया गया। इधर बेगम हजरत महल भी कहाँ भाग गई दोस्तों? इन्होंने अपने बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया, और बेगम हजरत महल ने अपने बच्चे को ही वहाँ का नवाब सिद्ध कर दिया था, लखनऊ का। उसके बाद जब वहाँ के अंग्रेजों ने दमन करना शुरू किया तो बेगम हजरत महल कहाँ भाग गई दोस्तों? नेपाल भाग गई थी। अगला है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो वही मैंने बताया, मेरठ 10 मई 1857, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे के नेतृत्व में। उसी को फांसी दी गई थी दोस्तों। और वही चर्बी वाला दिक्कत था कि गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, क्योंकि पहले बंदूक में ऐसे दांत से निकाल के फिर उसमें करके और तब जाके फायर की जाती थी दोस्तों। तो ऐसा लगता था कि मैंने उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है, तो गाय हिंदुओं के लिए हराम थी और सुअर मुसलमानों के लिए हराम थी। इसलिए हिंदुओं को ऐसा लगा और मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज उनके क्या कर रहे हैं, उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये विद्रोह का तत्कालिक कारण था दोस्तों। उसके पहले बहुत सारे कारण थे, ये तत्कालिक कारण यही था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? देखिए आ ही गया दोस्तों,
आपको पता है डलहौजी की हड़प नीति। तो डलहौजी की हड़प नीति क्या है दोस्तों, कि जिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं, ये भी आ सकता है, हड़प नीति न पूछ के ये भी पूछा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी नीति थी, तो किसकी थी दोस्तों, डलहौजी की थी। डलहौजी का ये मानना था कि जिस राजा या रानी के अपने पुत्र नहीं हैं वह किसी और के दत्तक पुत्र को नहीं गद्दी पर बैठाएंगी और उनका सारा राज्य क्या हो जाएगा, और अंग्रेजी राज्य के अधीन आ जाएगा। ये किसका नीति था दोस्तों, डलहौजी का, जिसमें आपका रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की क्रांति हुई थी दोस्तों, इसी के कारण हुई थी।